केरल के कोट्टायम में सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट नाम की धार्मिक संस्था है। इसी धार्मिक संस्था में 21 साल की सिस्टर अभया प्री कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ने में होशियार थी और वह बड़ी होकर समाज की सेवा करना चाहती थी, इसलिए अभया कॉन्वेंट में रहकर पढ़ रही थी। सिस्टर अभया के माता पिता का नाम थॉमस और लीला था। उसका एक भाई भी है, बिज्जू थॉमस। वे एक साधारण ईसाई परिवार से थे। सिस्टर अभया के माता पिता केरल के कोट्टायम जिले में ही रहते थे। सिस्टर अभया पढ़ाई के दौरान जब वह नन बनी तो उनका बिना थॉमस नाम बदलकर अभया रख दिया गया। वह सेंट जोसेफ कैंग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस सिस्टर्स की सदस्य थी। 27 मार्च 1992 की सुबह 4 बजे सिस्टर अभया अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए उठी। उन्होंने 4 बजे का अलार्म सेट किया था। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी लेने के लिए किचन में गई, लेकिन वह वापस अपने कमरे में नहीं लौटी। किचन से लौटकर सिस्टर अभया अपने कमरे में नहीं आई। जब उनके साथ रहने वाली अन्य ननें उठी और उनके कमरे में गईं, तो वह वहां भी नहीं थी, जबकि उस समय वह कमरे में ही होनी चाहिए थी। सिस्टर अभया की चिंता बढ़ी और उनके साथ रहने वाली ननें उनकी तलाश में जुट गईं। जब वे किचन तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। पानी की एक बोतल खुली पड़ी थी और उसका पानी फर्श पर फैल चुका था। बोतल के पास ही सिस्टर अभया की एक चप्पल भी पड़ी थी। इसके बाद सिस्टर अभया की तलाश और भी बढ़ाई गई, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चला। जल्द ही यह खबर पूरे कंपाउंड में फैल गई कि सिस्टर अभया गायब है। जब सूरज की रोशनी फैलने लगी तो किसी ने कंपाउंड में बने कुएं के पास सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल देखी। चप्पल के पास होने से यह अनुमान लगाया गया कि शायद वह कुएं में गिर गई हो। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कुएं की तलाशी ली और वहां सिस्टर अभया की लाश मिली। अब तक सुबह के करीब 10 बज चुके थे। पुलिस ने सिस्टर अभया की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान सिस्टर अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास पुलिस को पड़ी मिली। पुलिस ने देखा कि फ्रिज का दरवाजा भी खुला था और पानी की एक बोतल फर्श पर पड़ी थी, जिससे पानी भी फैला हुआ था। यह सब इस बात का संकेत था कि फ्रिज से पानी की बोतल निकाली गई थी। सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल पुलिस को कुएं के पास पड़ी मिली और अब पुलिस ये सोच रहे थे कि वह कुएं के पास कैसे पहुंची। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सबने यही अनुमान लगाया कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि यह मानना कठिन था कि वहां हत्या करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि सिस्टर अभया की मौत पानी में डूबने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि उनके शरीर पर जो चोटें थीं, वे कुएं में गिरने के कारण आई थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबूत मानते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की थी। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सच मानकर मामले को खत्म कर दिया, लेकिन स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली अन्य ननों को इस जांच और रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। एक महत्वपूर्ण वजह यह थी कि एक नन ने उसी सुबह किचन के पास हॉस्टल की प्रभारी सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और एक अन्य फादर जोस पुथरुकैल को देखा था। यह तथ्य और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि ननों का हॉस्टल था और वहां फादरों का जाना मना था। सिस्टर अभया की चप्पल का किचन में और कुएं के पास पाया जाना यह सवाल उठाता था कि अगर वह आत्महत्या करने गई तो ये दोनों चीजें क्यों छोड़ दी। अगर वह सचमुच आत्महत्या करने जाती तो शायद वह फ्रिज का दरवाजा बंद करके और चप्पल पहनकर सीधे कुएं में कूद जाती। किचन का सामान अस्त व्यस्त होना भी इस बात की ओर इशारा करता था कि वहां कुछ और हुआ था। इस सब से यह स्पष्ट होता है कि सिस्टर अभया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई थी और यह घटना एक हत्या की ओर इशारा करती थी। हॉस्टल की 66 ननों ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरण को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि उन्हें पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि घटनास्थल की स्थिति और सबूतों से यह साफ होता है कि सिस्टर अभया की मौत किसी और कारण से हुई थी, न कि आत्महत्या। ननों ने सीबीआई से निष्पक्ष जांच की अपील की ताकि सच्चाई का पता चल सके और दोषियों को सजा मिल सके। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की तो उस नन ने बताया कि उस रात उसने हॉस्टल के किचन में सिस्टर सेफी के अलावा 2 फादर थॉमस कोट्टूर और जोस पुथरुकैल को देखा था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को एक और अहम गवाह मिला,
एक चोर जिसका नाम अदक्का राजा था। वह उसी रात कॉन्वेंट में चोरी करने आया था। दरअसल राजा आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए छत पर लगे तांबे के तार चुराने के इरादे से वहां पहुंचा था। लेकिन चोरी के दौरान उसने कुछ ऐसा देखा जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। अदक्का राजा जब छत पर चढ़कर तार चोरी करने जा रहा था, तभी उसने देखा कि सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोटूर और फादर जोस पुथरुक्कयल टॉर्च लिए किचन के दरवाजे पर खड़े थे। बाद में जब राजा ने सिस्टर अभया की मौत की खबर अखबारों में पढ़ी, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह आत्महत्या नहीं थी। उसने उसी रात जो देखा था, उससे साफ था कि सिस्टर अभया की हत्या इन्हीं तीनों ने की थी। अदक्का राजा खुद क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर अधिकारियों को अपनी गवाही देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसकी बात मानने के बजाय उसे चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच ने भी वही रिपोर्ट दी जो स्थानीय पुलिस पहले ही दे चुकी थी। सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई, यानी यह आत्महत्या थी। लेकिन ज्यादातर लोग इस निष्कर्ष को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से मानवाधिकार कार्यकर्ता जेमोन पुथेनपुरक्कल और कई अन्य लोगों ने इस जांच के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि केरल विधानसभा में भी इस पर जोरदार हंगामा हुआ। आखिरकार जब यह मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने 1993 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। आदेश मिलते ही सीबीआई की टीम सिस्टर अभया की मौत के रहस्य को सुलझाने में जुट गई। लेकिन जांच के बाद सीबीआई ने भी वही रिपोर्ट दी जो पुलिस और क्राइम ब्रांच पहले ही दे चुकी थी। सीबीआई का कहना था कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यह हत्या का मामला है। चौंकाने वाली बात यह थी कि सीबीआई की टीम ने न तो उस नन की गवाही को गंभीरता से लिया और न ही चोर अदक्का राजा के बयान पर ध्यान दिया। सीबीआई ने यह रिपोर्ट 1996 में दी थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई। 1999 में दूसरी टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। टीम का कहना था कि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सिस्टर अभया की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि इस बार मामले को संदिग्ध जरूर माना गया, जिससे जांच आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रही। सीबीआई की इस टीम का कहना था कि मामला संदिग्ध जरूर है, लेकिन सबूतों के अभाव में वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फटकार लगाई और ईमानदारी से दोबारा जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की तीसरी टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस टीम ने गहन पड़ताल के बाद कोर्ट को बताया कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे किसी को दोषी ठहराया जा सके। टीम का कहना था कि अब तक सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और कड़ी फटकार लगाते हुए फिर से ईमानदारी और प्रभावी तरीके से जांच करने के आदेश दिए। इस बार सीबीआई ने मामले में कोई भी ठोस सुराग देने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। इसके बावजूद सीबीआई को ऐसा कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला जिससे वह कोर्ट में यह साबित कर सके कि यह हत्या का मामला है। इसी दौरान सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारी वर्गीज पी थॉमस, जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 19 जनवरी 1994 को जब यह रिपोर्ट सामने आई, तब वर्गीज पी थॉमस ने घोषणा की कि वह समय से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की ईमानदारी से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका आरोप था कि केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के सुपरिटेंडेंट वी त्यागराजन उन पर दबाव बना रहे हैं कि सिस्टर अभया की मौत को आत्महत्या करार दिया जाए और कोर्ट में भी यही रिपोर्ट पेश की जाए। यह खुलासा होने के बाद सीबीआई पर काफी दबाव पड़ा और हंगामा मच गया। आखिरकार वी त्यागराजन को कोच्चि से हटा दिया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की चौथी टीम को जांच पर लगाया गया, जो केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के अफसरों की टीम थी। सीबीआई की चौथी टीम ने इस मामले में फादर कोट्टूर, फादर जोस पुथरुक्कयल और नन सिस्टर सेफी को संदिग्ध माना और इन सभी का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया।
जब इस बात की जानकारी कॉन्वेंट को हुई तो उसने हॉस्टल की रसोइया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नार्को टेस्ट को रोकने का प्रयास किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु में इन तीनों का नार्को टेस्ट कराया गया, जो डॉक्टर मालिनी ने किया। नार्को टेस्ट के दौरान इन तीनों का जो इकबालिया बयान सामने आया, वह एक सीडी के रूप में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इस सीडी को कोर्ट में पेश किया ताकि यह जांच की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके और अपराधी की पहचान के लिए अहम सबूत प्रदान किया जा सके। बाद में यह पता चला कि सीबीआई ने तीनों के नार्को टेस्ट की जो सीडी अदालत में पेश की थी, उसमें छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब था कि जो बयान फादर और नन सैफी ने नार्को टेस्ट के दौरान दिए थे, उन्हें बदलकर पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर मालिनी से संपर्क किया और उनसे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भेजने को कहा, लेकिन डॉक्टर मालिनी के बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिससे उन्हें तुरंत नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद यह मामला फिर से लंबित हो गया और अब यह साफ नहीं हो पाया कि वह सीडी सही थी या गलत, क्योंकि कोई भी जानकारी देने के लिए सामने नहीं आया। एक दिन अचानक वही सीडी केरल के एक लोकल चैनल पर दिखने लगी। यह सीडी चैनल को कैसे और कहां से मिली, यह कभी पता नहीं चल सका। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि वह सीडी सीलबंद लिफाफे में ही पेश करें। उस सीडी में दोनों फादर और नन अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे, जो उन्होंने नार्को टेस्ट के दौरान बताई थी। इस सीडी के बाद सीबीआई की चौथी टीम ने चोर अदक्का राजा पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसकी गवाही और घटनाओं के बारे में पहले बताई गई जानकारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कड़ी मिल सकती थी। पहली बार सन 2008 में सीबीआई ने चोर अदक्का राजा की गवाही के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट के बाद सिस्टर अभया की हत्या के मामले में पहली बार सन 2008 में दोनों फादर थॉमस कोट्टूर, जोस पुथरुक्कयल और नन सैफी को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि पहले यह मामला आत्महत्या की तरह दिख रहा था, लेकिन गवाहों और साक्ष्यों के सामने आने के बाद जांच में नया मोड़ आया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये तीनों साल भर भी जेल में नहीं रहे और 2009 में हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। इसके बाद यह मामला फिर रुक गया। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी और सीडी में तीनों ने जो कहानी सुनाई थी, वह कुल मिलाकर कुछ इस तरह थी। उस रात सुबह 4 बजे सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गईं और जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगी, उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। यह आवाज किचन के अंदर से आ रही थी। अंदर झांककर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर एक बार भी यकीन नहीं हुआ। फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी आपत्तिजनक अवस्था में थे और इसी क्षण फादर ने भी अभया को देख लिया। उसकी वजह यह थी कि अभया को देखकर दोनों घबरा गए थे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। चोरी भी ऐसी कि अगर बात खुल जाती तो तीनों की बदनामी तो होती ही, उन्हें वहां से निकाल भी दिया जाता। इसके बाद वे कहीं के न रहते, इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि क्यों न सिस्टर अभया की हत्या कर उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इससे पहले कि सिस्टर अभया भाग पाती, फादर कोट्टूर और सिस्टर सोफी ने उन्हें पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि वह चीखने की कोशिश कर रही थी। सिस्टर सोफी किचन से एक कुल्हाड़ी ले आई और उससे अभया से सिर पर हमला किया। हमले के बाद अभया जमीन पर गिर गई और बेजान हो गई, जिसके बाद फादर थॉमस ने सिस्टर सैफी और एक अन्य के साथ मिलकर सिस्टर अभया को कॉन्वेंट के ही कुएं में फेंक दिया। उस समय यह किसी को पता नहीं था कि सिस्टर अभया जिंदा थी या मर चुकी थी। इसके बाद किचन में आकर वहां फैले खून को साफ कर दिया, लेकिन सिस्टर अभया की चप्पल, फ्रिज के दरवाजे, फर्श पर पड़ी बोतल और वहां अस्त व्यस्त हुए सामान की ओर उनका ध्यान नहीं गया। बाद में इन्हीं चीजों से लोगों को अभया के साथ कोई हादसा होने का शक हुआ। उसी समय चोर अदक्का राजा चोरी करने के इरादे से छत पर चढ़ा था। तभी उसने इन तीनों को वहां देख लिया था। उस समय उसने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी को पहचान भी लिया था। बाद में उसने दोनों की शिनाख्त भी कर दी थी। फादर जोस अंधेरे में थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह पूरी बातें नार्को टेस्ट में सामने आई थी। कोर्ट नार्को टेस्ट को सबूत नहीं मानता, क्योंकि इसमें आदमी जो भी बताता है वह नशे की हालत में, यानी अर्ध बेहोशी की हालत में बताता है, इसलिए कोर्ट इसे पुख्ता सबूत नहीं मानता। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। कोर्ट ने नार्को टेस्ट में दिए गए बयान को सही नहीं माना और तीनों को सन 2009 में जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले की जिस पुलिस अधिकारी ने जांच की थी,
उस पर भी संदेह था। बाद में पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी। उस रात सिस्टर अभया ने जो कपड़े पहने थे वे भी गायब कर दिए गए थे। उनके शरीर पर जो चोट के निशान थे वे भी छिपाए गए थे। इस तरह इस मामले में हर कदम पर साक्ष्य और सबूत छिपाए और नष्ट किए गए। शायद इसीलिए सीबीआई ने इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वह हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। इस पूरे केस की जांच के दौरान कई गवाहों की मौत हो गई, जिनमें कॉन्वेंट की प्रमुख मदर सिस्टर लीजियक्स और चौकीदार एस दास का नाम भी शामिल था। वहीं सिस्टर अभया के माता-पिता का निधन भी केस के दौरान ही 2016 में हो गया। इसके अलावा 150 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट में करीब दर्जन भर गवाह अपने शुरुआती बयानों से भी पलट गए। 2018 में जांच अधिकारी केटी माइकल भी आरोपी बनाए गए, लेकिन इसी साल फादर जोस को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। फादर जोस पुथरुक्कयल इस केस में सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इसके बाद सन 2019 में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीजी अरुण की बेंच ने इस मामले में हो रही देरी की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में इस केस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 28 साल बाद 22 दिसंबर 2020 को फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सेफी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केरल के कोट्टयम स्थित सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर अभया की मौत से जुड़ी यह क्राइम स्टोरी कई उतार चढ़ाव से गुजरी और आखिरकार हत्यारों तक पहुंच ही गई। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे लंबे चले मामलों में से एक था, जिसमें न्याय मिलने में लगभग 3 दशक लग गए। भले ही सिस्टर अभया के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आता गया। इससे यह सीख मिलती है कि अन्याय और झूठ को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। सिस्टर अभया के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, तभी यह मामला सुलझ पाया। कई बार शक्तिशाली लोग सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में देर हो सकती है, पर सच को मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग समाज में नैतिकता और आदर्शों की शिक्षा देते हैं, अगर वे खुद गलत कामों में लिप्त हो जाएं, तो यह बहुत बड़ा अपराध होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने चरित्र और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इस केस में गवाहों की गवाही और सबूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इससे यह पता चलता है कि सच्चाई के पक्ष में खड़े होने का साहस करना चाहिए। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अगर सच्चाई के लिए संघर्ष किया जाए तो अंततः दोषियों को सजा मिलती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।